हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड क्लिनिकल ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल की। इससे पहले हमने जो देखा था वो देखा था कि साइट ऑफ हीमोटोपोइसिस की देखा था कि जो हीमोटोपोइसिस है इसकी स्टेम सेल्स कौन सी होती है, कहाँ पर क्या था और किस सेल से किस सेल का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने इसका प्रोलिफिकेशन और इसका जो डेवलपमेंट है वो तो नहीं देखा है, लेकिन ये देखा अभी हमने किस सेल से किस सेल का फॉर्मेशन होता है, कौन कॉलोनी फॉर्मिंग है, कौन नॉन कॉलोनी फॉर्मिंग है, जिनका कॉलोनी फॉर्मिंग नहीं होती है, या कौन जो है एरिथ्रोसाइट है। मतलब जो भी चीज़ थी अभी तक हमने पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर हमने ये सारी चीज़ देख ली थी। इसके बाद कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेम सेल्स की, और उसके बाद हम इसके क्लिनिकल्स को देखेंगे। अगर मैं इससे पहले ये देखना चाहूँ कि जो फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का, तो ये किस तरीके से होता है, क्योंकि मुझे पता है ये ब्लड सेल्स का जो भी फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो स्टेम सेल से हो रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं कंपेयर करूं, बोन मैरो स्टेम सेल का कंपेयर करूं, तो ये जो बोन मैरो स्टेम सेल्स होती हैं, ये बोन मैरो स्टेम सेल, बोन मैरो स्टेम सेल, ये करती क्या है, ये 75% जो सेल्स होती हैं, 75% ये सेल जो होती हैं ये जो फॉर्मेशन करती हैं वो करती हैं किसका, ल्यूकोसाइट्स का। ये फॉर्मेशन किसका करती हैं, ल्यूकोसाइट्स का। और जो 25% सेल्स होती हैं ये करती हैं एरिथ्रोसाइट्स का। कंपेयर देख लें, कंपेयर मतलब 3:1 का रेशियो है कि जो सेल्स हैं ल्यूकोसाइट्स वो कितनी हैं, 75%, और जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो कितनी हैं, 25%। अगर मैं इसको देख लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ल्यूकोसाइट टू एरिथ्रोसाइट रेशियो कितना है, 3:1 का रेशियो है। अगर मैं यहाँ पर आपको रेशियो दूँ तो ल्यूकोसाइट्स रेशियो एरिथ्रोसाइट्स, कितना रेशियो इसका, 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो। इसके साथ साथ अगर मैं इसका यह बताऊं कि आखिर कितना कितना परसेंट किसका होता है, अगर मैं इसका कंपेयर कंपेयर करता हूँ कि ग्रेनुसाइट्स कितनी होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स कितनी होती हैं, लिम्फोसाइट्स कितनी होती हैं, आखिर क्यों ऐसा ही कंपैरिजन क्यों करा, क्योंकि हमको पता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होती है लिम्फाइड स्टेम सेल्स, दूसरी होती है माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो एक तो हम देख ले रहे हैं लिम्फाइड स्टेम सेल्स से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, दूसरा माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल से क्या होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स, मेगा कैरोसाइट, ग्रेन्यूसाइट्स, इन सेल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जनरली अगर हम इनसे क्या करें, कंपेयर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो जनरली जो होता है वो ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट और लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो होती हैं अराउंड 65%, अराउंड होती है 65%। एरिथ्रोसाइट जो होती है वो होती है अराउंड 25%, और जो लिम्फोसाइट जो होती हैं वो होती हैं अराउंड 10%। ये होता है टोटल 75:25 का जो रेशियो होता है, इस बेस पर होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम ब्लड को टेस्ट करते हैं या ब्लड की टेस्टिंग हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनका नंबर कम होता है, रेशियो जो होता है 1:500 होता है। अगर मैं इसका रेशियो की बात करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्टिल ल्यूकोसाइट्स आर लेस in number than erythrocytes, then एरिथ्रोसाइट। ऐसा क्यों होता है और इसका रेशियो होता कितना है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है अराउंड 1:500। आखिर ये रेशियो क्यों आया, ये रेशियो 1:500 किसका होता है, ल्यूकोसाइट रेशियो एरिथ्रोसाइट्स का।
आखिर इसमें इतना डिफरेंस कैसे आता है? तो इसका जो मेन डिफरेंस का जो रीजन है वो रीजन है इसका लाइफ स्पैन। रीजन इसका कितना क्या है इसका? ड्यू टू लाइफ स्पैन, ड्यू टू लाइफ स्पैन। तो ये तो बात हुई किसके बेस पे? ड्यू टू लाइफ स्पैम। अब मुझको पता है जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनका लाइफ स्पैम होता है शॉर्टर, और जो एरिथ्रोसाइट होती है उनका लाइफ स्पैम होता है ग्रेटर, मतलब 120 डेज होता है किसका? एरिथ्रोसाइट्स का। और जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनका जो होता है 1 to 10 डेज। इसके साथ साथ जब भी ल्यूकोसाइट का टाइम लाइफ स्पैम जो है वो है कम, तो अगर उसका लाइफ स्पैम कम है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको लिए मुझे ग्रेनुलोसाइट या ल्यूकोसाइट का जो काउंट होगा वो मुझे ज़्यादा चाहिए। जिसका लाइफ स्पैम कम है उसका मुझे जो अमाउंट है वो क्या चाहिए? ज़्यादा। तो इसीलिए जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं इनका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू इरेथ्रोसाइट्स के, क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैम ठीक ठाक है, 120 डेज है, तो 120 डेज तो वो क्या करेगी? ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहेगी, ब्लड के अंदर लिविंग कंडीशन में रहेगी। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं या ल्यूकोसाइट जो होती हैं इनका लाइफ स्पैम होता है कम। तो इनके लाइफ स्पैम को क्या करने के लिए? कंपनसेट करने के लिए, इनकी जो अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ज़्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है कितना? 65%। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको ड्यू टू लाइफ स्पैम। अगर लाइफ स्पैम की बात करता हूँ, लाइफ स्पैन की बात करता हूँ तो पहली बात करूंगा किसका? ल्यूकोसाइट्स। और दूसरी एरेथ्रोसाइट्स। क्योंकि ल्यूकोसाइट्स के अंदर बहुत सारी सेल्स आती हैं तो और सबका जो टाइम लाइफ स्पैन वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो मैं एन एवरेज जो लेता हूँ, एक शॉर्ट रेंजिंग होती है। रेंज अगर ले लूँ, रेंज जो रेंज होती है वो होती है 1 to 10 डेज। और जो लाइफ स्पैन होता है किसका? एरेथ्रोसाइट्स का, इसकी रेंज क्या होती है? अराउंड 120 डेज। अराउंड कितनी होती है? 120 डेज। ये तो बात हुई कि ब्लड के अंदर अमाउंट कितना होता है, बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो से इसका प्रोडक्शन कितना होता है। ये सारी सारी चीजें हुई अब तक की। दूसरी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोन मैरो की। जो प्रॉपर्टीज ऑफ बोन मैरो क्या है कि जो बोन मैरो है उससे जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? एक चीज है, अगर वो बोन मैरो जो है वो उसको मान लिया मैंने क्या करा, बोन मैरो स्टेम सेल्स है, बोन मैरो स्टेम सेल्स है, अगर वो बोन मैरो में नहीं है, अगर बोन मैरो स्टेम सेल्स को मैंने क्या किया, किसी पर्सन के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, या बोन मैरो प्रोलिफरेट नहीं हो पा रही है, बोन मैरो से क्या हो रहा है? बोन मैरो की क्या है? कमी है। तो मैं क्या करूंगा? उस पेशेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूँ। तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूँ वो किसके थ्रू करता हूँ? बेन के थ्रू, इंट्रावेनस। जब बेन के थ्रू मैं किसी के अंदर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करता हूँ तो वो कहाँ जाएंगी? पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, इवन इन द बोन मैरो। टिश्यू के अंदर भी जाएंगी, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर भी जाएंगी, और बोन मैरो के अंदर भी जाएंगी। तो मैं पहले तो बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो प्रॉपर्टीज में मैं ये देखता हूँ कि जो बोन मैरो स्टेम सेल्स है उसको मैंने क्या करा? इंजेक्ट कहाँ किया? इंजेक्ट मैंने किया उसका वेन्स के अंदर, इंट्रावीनसली जैसे मैंने इंजेक्ट किया तो वो कहाँ जाएगी? माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर। तो इसको ही प्रॉपर्टी को बोलता हूँ मैं, इसको कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है होमिंग इन। होमिंग इन इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई इंट्रावीनसली मैंने क्या करा, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, बोन मैरो स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट किया, तो वो सारे सर माइक्रो सर्कुलेशन में जाएगी, टिश्यू के अंदर भी पहुंचेगी। टिश्यू के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन हो गया, पेरिफेरल सर्कुलेशन जो हो गया, सारे सारे पहुंचने के बाद में वो जो होगी बोन मैरो के अंदर जाती है। लेकिन जो रेड ब्लड सेल, जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? सिर्फ बोन मैरो के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? होमिंग इन की। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के केस में, इन केस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन केस ऑफ बोन मैरो
ट्रांसप्लांट। तो इसमें क्या होता है कि मैंने जो स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स किस में इंट्रावीनसली, इंट्रावीनसली देती मैंने। अब ये इंट्रावीनसली ये क्या होगी, इसके अंदर क्या होगा, ये क्या जाएगी पेरिफेरल सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर। अगर मैं माइक्रो सर्कुलेशन भी देख लेता हूँ, माइक्रो सर्कुलेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन, या टिश्यू के अंदर भी सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये कहीं भी जा सकती है। लेकिन जब ये जाएगी बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर जाएगी, जब स्टेम सेल्स कहाँ जाएगी, बोन मैरो के अंदर, तभी क्या होगा, यहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ब्लड प्रोडक्शन होगा, ब्लड प्रोडक्शन होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, ब्लड प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बोन मैरो के जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है, इसके लिए बहुत सारे सॉल्युबल फैक्टर की जरूरत पड़ती है, एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है प्रोलिफिकेशन के लिए। इस स्टेम सेल जो है, इस स्टेम सेल के प्रोलिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ती है माइक्रो एनवायरनमेंट की। और ये माइक्रो एनवायरनमेंट जो उसको मिलता है, वो किस में मिलता है, बोन मैरो के अंदर ही। तो इसके लिए इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। रीजन क्या है, रीजन इसका यह है कि बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर proliferation ऑफ स्टेम सेल्स। क्या करता है, प्रोलिफिकेशन स्टेम सेल में क्या करता है, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। माइक्रो एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करा दिया, मतलब एक स्पेस प्रोवाइड करा दिया कि आपका यहाँ पर क्या होगा, बोन मैरो के अंदर आपको ब्लड सेल का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इसके साथ साथ जो स्टोमल सेल्स होती हैं बोन मैरो के अंदर, जो स्टोमल सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कंसंट्रेटली सपोर्ट करती है हिमोपोटिक प्रोसेस में। इसके साथ साथ क्या होता है, जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, स्ट्रोमल सेल्स ऑफ बोन मैरो सपोर्ट हिमेटोपोएटिक प्रोसेस। स्टोमल सेल्स ये कहाँ होंगे, स्टोमल सेल्स ये भी बोन मैरो के अंदर होंगी। तो दूसरा रीजन ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ बोन मैरो के अंदर ही प्रोडक्शन होगा। एक इसके साथ साथ सबसे जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, वो आती है जो जिस सेल जो होती हैं, ये कंसंट्रेट करती हैं, ये स्टोमल सेल्स होती हैं, कंसंट्रेट करती हैं लॉट्स ऑफ सॉल्युबल फैक्टर को। ये मैं यहां लिख सकता हूं, दीज सेल्स concentrate lots of soluble factor। अब ये सॉल्युबल फैक्टर क्या होते हैं और किस काम आते हैं? ये सॉल्युबल फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन में काम आते हैं, किसी चीज के प्रोडक्शन में। जैसे एरिथ्रोपाइटिन हो गया किसके लिए, एरिथ्रोपोइसिस के लिए। थ्रोम्बोपाइटिन हो गया किसके लिए, थ्रोम्बोपोइसिस के लिए। कॉलोनी फॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हो गए कॉलोनी फॉर्मिंग के स्टिमुलेट्स के लिए, क्योंकि कॉलोनी स्टिमुलेशन फैक्टर जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं किसी चीज के अंदर। तो ये सारे सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल फैक्टर होते हैं। अगर मैं सॉल्युबल फैक्टर्स की बात यहाँ करता हूँ कि सॉल्युबल फैक्टर्स क्या होते हैं, सॉल्युबल फैक्टर्स, सॉल्युबल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन, सेकेंड थ्रोम्बोपाइटिन, थ्रोम्बोपाइटिन, और जो मेन है वो क्या है, तीन चीजें होती हैं मेनली। क्या क्या बनता है, एक तो किसके लिए होगा मेनली, अगर मैं देखता हूं तो एक तो होगा एरिथ्रोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और एरिथ्रोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, यही तो होना चाहिए। तो एक तो हो गया एरिथ्रोसाइट, इसके लिए हो गया एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोसाइट के लिए थ्रोम्बोपाइटिन, और जो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, उनके लिए क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यहाँ तीसरा जो होता है वो होता है
granulocytes and monocytes, granulocytes and monocytes colony stimulating फैक्टर। ये हो गए। ये सारी चीज कहाँ मिलेंगी? ये माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर मिलेंगी। और जो वो माइक्रो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करा था? बोन मैरो ही प्रोवाइड कराती है। तो ये जो चीज़ हुई कि आखिर जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि वो जो सेल्स थी, जो स्टेम सेल्स थी, वो तो माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर भी गई थी, पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर भी गई थी, पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर भी है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर आपको दोनों, एक तो ये हो गया मेरे पास क्या, पेरिफेरल सर्कुलेशन। अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर मैं यहाँ पर आपको ये स्टेम सेल्स, ये हो गई बोन मैरो स्टेम सेल्स, ये बोन मैरो स्टेम सेल्स, तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या हो गई, ये हो गया बोन मैरो, ये हो गया बोन मैरो, और यहाँ पर क्या है? बोन मैरो स्टेम सेल्स, ये हो गई बोन मैरो स्टेम सेल। तो ये दोनों क्या है? बोन मैरो स्टेम सेल्स, बोन मैरो स्टेम सेल्स। चूंकि ये क्या है? ये है हमारे पास बोन मैरो सेल्स, और ये क्या है हमारे पास? सर्कुलेशन। अब ये पेरिफेरल सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन जो भी है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो होते हैं क्या होते हैं? सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर होते हैं सॉल्युबल फैक्टर्स, सॉल्युबल फैक्टर्स होते हैं। क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। आइदर इरिथ्रोपोएटिन इन द फॉर्म ऑफ इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन कहाँ से आया? किडनी से आया। इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये सारे क्या होते हैं? तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि जो ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है, और दूसरी सर्कुलेशन वहाँ नहीं होता है। ये ध्यान रखना, वहाँ नहीं होता। अगर रेयरली, बहुत कम अमाउंट में, तो लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर बहुत कम अमाउंट में ब्लड का प्रोडक्शन होता है, नॉर्मली बहुत लेस अमाउंट में। अगर ये अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो मैं इसको बोलता हूँ एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो ये बात थी जो थी प्रॉपर्टीज ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल। ये सारी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल्स ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल की। तो क्लिनिकल्स ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल से पहले मुझे क्लिनिकल किसी चीज़ के पढ़ने से पहले मुझे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। तो क्लिनिकल जो होंगे वो बेस किसके ऊपर होंगे? बोन मैरो स्टेम सेल्स के ऊपर। और बोन मैरो स्टेम सेल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी सेल्स के अंदर क्या होता है? प्रोलिफिकेशन होता है या फॉर्मेशन होता है। अगर इन किसी सेल्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होती है, कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं अगर इन सेल्स के अंदर, तब होता क्या है? आइदर या तो प्रोडक्शन ब्लड का ज़्यादा होगा या प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तब क्या कहते हैं? कम होगा तब क्या कहते हैं? प्रोसेस क्या होती हैं, कौन कौन सेल्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में मैं देखता हूँ क्लिनिकल्स के अंदर। तो जो सबसे पहला क्लिनिकल्स है, या जो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है एप्लास्टिक पैनसाइटोपिनिया या एप्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्लड के अंदर कोई लॉस ऑफ ब्लड या ब्लड के अंदर जो कमी होती है उसको हम बोलते हैं एनीमिया ब्लड सेल्स के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट एप्लास्टिक पैनसाइटोपिनिया, या हम इसको और क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया ये क्या होती है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये होती क्या है कि कभी कभी क्या होता है, स्टेम सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? डिसफंक्शन हो जाती हैं, या करती हैं हाइपोप्रोलिफिकेशन शो करती हैं। कि होता क्या है कि ये स्टेम सेल्स है, ये पर्टिकुलर स्टेम सेल्स है, अगर या आइदर इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर, आइदर माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर, इनके अंदर अगर क्या हो जाता है? हाइपोप्रोलिफिकेशन। हाइपो मतलब जैसा कि हाइपो ही वर्ड ही बता रहा है कि कम, और प्रोलिफिकेशन मतलब होता है कि इसके अंदर एक तरीके से डेवलपमेंट, एक तरीके से डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेवलपमेंट, प्रोलिफिकेशन वो कम हो। अगर किसी सेल्स के अंदर प्रोलिफिकेशन क्या हो? कम हो, हाइपो प्रोलिफिकेशन हो, या
ये सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए बाय एनी फिजियोलॉजी एनी पैथोलॉजी, ये सेल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाए, या अदर माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाए। अगर इनके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है या खराब हो जाती हैं ये सेल्स, या हाइपोप्रोलिफिकेशन कंडीशन शो करती हैं, तब होता क्या है, पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर इनकी जो अमाउंट होती है वो कम हो जाएगी। सिंपल चीज़ है कि अगर मान लिया कोई चीज़ यहाँ पर खराब हो गई, यहाँ पहले 100 सेल्स थी, मान लिया लेट यहाँ 100 सेल्स थी, 100 सेल्स के अंदर मान लिया 50 सेल्स खराब हो गई, तो यहाँ जो डिस्ट्रक्शन जो यहाँ शो होगी पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड की सेल्स होंगी कम होंगी, ब्लड सेल्स के अंदर क्या होंगी, कम होंगी। इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ एप्लास्टिक एनीमिया या पैनसाइटोपिनिया। क्यों होती है, रीजन क्या है, इफ स्टेम सेल डिस्ट्रक्शन हो जाए, आइदर स्टेम सेल्स डिसफंक्शनल हो जाए, आइदर स्टेम सेल्स शो हाइपो प्रोलिफिकेशन, आइदर स्टेम सेल डिस्ट्रक्शन हो जाए या डिसफंक्शनल हो जाए या हाइपोप्रोलिफिकेशन शो करे। तो इन सब के केस में होता क्या है, इन सब केस में देन जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन, so then peripheral circulation so less RBC, WBC and प्लेटलेट्स। ठीक, इस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं, इस कंडीशन क्या कहता हूं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एप्लास्टिक पैनसाइटोपिनिया या एप्लास्टिक एनीमिया। तो देख लिया कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, मेन रीजन क्या था, या तो बोन मैरो क्या होंगे, हाँ इसके ये तो हुआ किसके केस में, ये तो हमने बात करी कि ब्लड सेल्स के पर्पज से हमने बोल दिया कि ब्लड सेल के पर्पज से हम क्या बोलते हैं एनीमिया या एप्लास्टिक पैनसाइटोपिनिया। लेकिन अगर मैं इसको बोन मैरो के पर्पज से देखता हूँ, बोन मैरो के पर्पज से, बोन मैरो के पर्पज से मतलब कि आखिर अगर स्टेम सेल्स के अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, कम बनी, तो इसको बोन मैरो के पर्पज से अगर मैं देखूँ तो ये कहलाएगा बोन मैरो से हाइपोप्लेजिया या एप्लेजिया, मींस बोन मैरो हाइपोप्लास्टिक और हाइपोसेल्युलर। अगर मैं इसको बोन मैरो के कंपैरिजन करस्पॉन्डिंग देखता हूं, इन दिस कंडीशन, बोन मैरो सो हाइपोप्लेजिया और एप्लेजिया मतलब क्या होता है इसका, मीन्स बोन मैरो इज हाइपोप्लास्टिक और हाइपोसेल्युलर। ये बात हुई किसके रिस्पेक्ट में, बोन मैरो के रिस्पेक्ट में। अगर ये कंडीशंस होती है तो मैं बोन मैरो के रिस्पेक्ट में क्या बोलूंगा उसको, हाइपोप्लेजिया या एप्लेजिया। और क्यों होती है, क्योंकि जो इसकी सेल्स होती है हाइपोसेल्युलर हो जाती हैं। ये तो बात हुई मेरी पहली एप्लास्टिक एनीमिया की। दूसरा जो केस होता है, दूसरी जो होती है, अब ये तो हो गई कि एक तरीके से क्या, ब्लड सेल्स के अंदर कमी, तो दूसरी क्या होगी, ब्लड सेल्स के अंदर इंक्रीजमेंट। और हम सभी लोग जानते हैं ब्लड सेल्स के अंदर इंक्रीजमेंट इवन इन द लोअर क्लास बी हेयर द नेम ल्यूकेमिया।
ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया के अंदर जस्ट अपोजिट ही होता है। या तो क्या हो, यहाँ क्या था, डिस्ट्रक्शन था, तो यहाँ तो डिस्ट्रक्शन होगा नहीं। अपोजिट क्या हो सकता है, हाइपर प्रोलिफिकेट हो जाए, हाइपर प्रोलिफिकेशन हो जाए। हाइपर प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है जो स्टेम सेल्स जो नॉर्मली जो प्रोलिफेट हो रही थी, ये जो नॉर्मल काउंट था उनका, अब उससे ज़्यादा प्रोलिफिकेशन के अंदर होने लगे। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, हाइपर प्रोलिफिकेशन। इफ इफ स्टेम सेल्स सो हाइपर प्रोलिफिकेशन, अगर हाइपर प्रोलिफिकेशन शो करेगा तो क्या होगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर देन इन पेरिफेरल सर्कुलेशन so more RBC, WBC and platelets। ठीक है, ये हो गई। अब इसको दिस कंडीशन क्या कहलाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉर्मली इसको हम, ब्लड कैंसर। तो ये तो बात हुई मेरे क्लिनिकल्स की। तो मैंने क्लिनिकल्स आपको पहला बता दिया, एप्लास्टिक पैनसाइटोसीमिया, दूसरा बताया ल्यूकीमिया के अंदर। और अगर बोन मैरो के करस्पॉन्डिंग इसमें बात करेंगे तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम, हाइपरप्लेजिया या हाइपरसेल्यूलर। तो ये तो हो गई कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है। ये सारी बात हुई हमारी बोन मैरो के अंदर प्रॉपर्टीज की बात हुई हमारी, बोन मैरो के अंदर क्लिनिकल्स की बात। तो ये सब बात हुई हमारी प्रॉपर्टीज एंड क्लिनिकल्स ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स की। ये चार्ट्स हैं आपको हमारे फेसबुक पेज पे, द डॉक्टर्स लेक्चर नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे आपको ये चार्ट सारे चार्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सेव करें। थैंक यू।